और एमआईएम ठीक है, पिछले दिनों कुछ सीटें उनकी आई और उसकी वजूहत भी थी। आपने देखा होगा कि भाई हमारे बहादुरगंज सीट हर कोई चाह रहा था कि कैंडिडेट ABCD आप किसी को लूला लंगड़ा किसी को भी दे दीजिए, जो मौजूदा MLA है उसको आप ना दीजिए। अगर वहाँ कैंडिडेट चेंज होता तो वो सीट MIM के खाते में नहीं जाती। इसी तरह आप अमौर की सीट ले लीजिए, अमौर में मस्तान साहब थे, उनके खिलाफ वहाँ की आवाम पहले से थी और वहाँ के लोगों ने कहा कि ABCD आप किसी को लूला लंगड़ा किसी को भी आप दे दीजिए, कांग्रेस का टिकट मस्तान साहब को नहीं दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने फिर वही मस्तान साहब को देने का काम किया, जिसकी वजह से फिर वहाँ MIM उभर करके आया। तो इस तरह मेरे ख्याल से सब जहाँ जहाँ भी उनके कैंडिडेट आए तो उसी का फ़ायदा उनको वहाँ मिला। और अगर कैंडिडेट चेंज होता तो सीट नहीं आती। तो उस वक्त लहर का मसला नहीं था, मसला ये था वही लोग थे, वो कांग्रेसी थे, वो RJD के ही लोग थे। लेकिन एक गुस्सा कह लीजिए और एक आवाम की बात ना मानने की वजह से। स्वागत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका चैनल पंचायत समाचार का स्वागत है कि आप आए हमसे गुफ्तगू करने के लिए, आपका बिल्कुल वेलकम है। सर, अभी बिहार में सियासत गर्म है, माहौल गर्म है, ऐसी स्थिति में आपकी क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, तैयारियां तो हमारी क्या चलेगी, तैयारी तो शुरू से ही है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब से MLA बने हैं तो पटना सिर्फ काम की वजह से गए, चूँकि पटना मीटिंग वगैरह उसके लिए जाते हैं, फिर उसका फिर क्षेत्र ही आ जाते हैं। और मेरा अपना शेड्यूल है, सुबह 10-11 बजे तक घर पे होते हैं, जो लोग आते हैं मिलने के लिए उनसे मिल करके फिर 11 बजे के बाद फील्ड निकल जाते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है इलाके में, उसी हिसाब से लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। आपके कार्यकाल में स्वास्थ्य को लेकर के आपने अब तक क्या पहल की है? देखिए, शुरू से यहाँ जब हम लोग MLA बनकर के आए तो उसके तो कोरोना काल ही आ गया, तो जिसमें 2 साल तो हम लोग को फंड मिला ही नहीं। जो फंड स्वास्थ्य के नाम पर ही, मतलब मेडिकल के नाम पर ही, वो सब ले लिया गया। उसके बावजूद हमारी पहल उस वक्त भी तकरीबन 7 छोटे छोटे जो हॉस्पिटल का रहा, माननीय तेजस्वी जी के ज़माने में, ख़ासतौर पर जो हम लोग का 17 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें माननीय तेजस्वी जी ने मुझसे कहा कि भाई आप अपने विधानसभा के दोनों ब्लॉक का कम से कम 7-8 हॉस्पिटल का चिन्हित करके दीजिए, हम छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि ग्रामीणों को उससे फ़ायदा हो। और उन चीज़ों को हम लोग चिन्हित करके हम लोगों ने यहाँ से भेजने का काम भी किया। और उसके बाद जैसे ही उस पर कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई प्रक्रिया तो सारा हो चुका था, अब बनने उनने का वक्त आ रहा था कि फिर जब हम लोग की हुकूमत गिर गई तो फिर NDA की हुकूमत, माननीय नीतीश कुमार जी ने NDA से गठबंधन करके फिर उनके साथ हुकूमत में चले गए। तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने उन्हीं जगहों को चिन्हित करके चुपचाप करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। लेकिन जब वहाँ पटना वो लोग गए तो मालूम हुआ कि बगैर विधायक के अनुशंसा के, उनके लेटर के बगैर वो बन नहीं सकता है। फिर मजबूरन उनके लोगों ने, वो लोग हमसे संपर्क किए और फिर हमने उनको अपना लेटर पैड में लिख करके दिया और अनुमति मैंने दी है। अब वो सब जगह पे चिन्हित हो गई है, कहीं पर कुछ जगहों पर काम शुरू भी हो गया है और बाकी जगहों पर काम होना है। तो एक तो ये तकरीबन 7 हॉस्पिटल का हमने कराया है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल ग्रामीणों को, जो अब हर आदमी शहर में नहीं जा सकता है, लोकल में ही आदमी को करना है, तो उनका किया गया है। कई जगह काम वगैरह शुरू हो गया, कुछ पुराने ही जो थे उसी को ही तोड़ के दोबारा बनाने का लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ में हमेशा मैंने आवाज़ उठाई कि यहाँ ख़ासतौर पर ठाकुरगंज हॉस्पिटल जो है बिल्कुल जर्जर हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, उसमें बड़ी बिल्डिंग करवाने का मैंने काम किया। और ये कोशिश हमारी हमेशा रही कि डॉक्टर दें। उस ज़माने में तो डॉक्टर हमने माननीय तेजस्वी जी को, चूँकि हेल्थ विभाग उन्हीं के पास था, उनको कहा करके हमने किशनगंज में डॉक्टर बढ़ाने का काम किया, सदर अस्पताल में, इसी तरह ठाकुरगंज में भी किया और पवा खाली में भी हमने एक डॉक्टर देने का काम किया था। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, ग्रामीण लेवल पे व पंचायत स्तर पे हो, ऐसे हॉस्पिटल की जो है हालात बहुत ख़राब है। बाज़ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां सिर्फ बकरी और गाय अभी चरती हैं। ऐसे हॉस्पिटलों के लिए आपने क्या किया? देखिए, हम लोगों ने हमेशा आवाज़ भी उठाई, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले, स्वास्थ्य मंत्री से भी, उस ज़माने में मंगल पांडे जी थे, उनसे भी मैंने मुलाकात की। सबसे मुलाकात के बावजूद भी आश्वासन ही ये लोग देते रहे, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया नहीं। और आज भी वही खासतौर पर हमने मेडिसिन के बारे में ये किया, तो कुछ मेडिसिन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अब हर जगह तकरीबन मेडिसिन मिल जा रहा है। ख़ासतौर से हमारा जो इलाका है, ये देहात का इलाका है, तो सांप वगैरह का मसला हमने इसमें भी आवाज़ उठाई थी कि भाई हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, कम से कम वहाँ सांप काटने की दवा भी होनी चाहिए, चूँकि जब तक यहाँ से आप किशन ले जाएंगे या दूसरी ले जाएंगे तो आदमी मरने का भी चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इन हॉस्पिटलों में, मेरे ख्याल से पवाखाली हॉस्पिटल में भी अब सांप काटने की दवा भी यहाँ मुहैया है, ठाकुरगंज में भी है और दिगलबैग में भी शायद दे दिया गया है।
तो इस तरह का हमेशा हमने आवाज़ उठाई कि भाई कम से कम जो लोकल पेशेंट वहाँ जाए तो उनको वहीं पर सारा कुछ हो जाए। दिगल बैंक हॉस्पिटल को अच्छा कराने की कोशिश किया, और आज देखिए कि कल क्या था और आज क्या है। आज जो भी जा रहे हैं तो मायूस होकर नहीं लौटते हैं, इलाज उनका मैक्सिमम होता है, क्रिटिकल होता है तो फिर वो लोग सदर अस्पताल मुंतकिल करते हैं। सर, स्वास्थ्य की बात ये, अब आते हैं तालीम के मुद्दे पर। शिक्षा में अब तक आपने आपके पीरियड में क्या क्या काम किए जो इससे पहले नहीं हो रखा था? देखिए, हमारे इलाके में मेरे वालिद साहब ने भी, चूँकि हम लोग एजुकेशन से ही जुड़े हुए थे और हैं और रहेंगे, इसलिए हम लोग का पहला मकसद तो तालीम ही होता, क्योंकि जब तक तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए तो हमेशा हम तगदो भी करते रहे और हमने किया भी। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्कूल, जो मिडिल स्कूल थे, उनको हाई स्कूल कराने का काम किया। आज देख रहे हैं कि कितने हाई स्कूल, तकरीबन हर पंचायत में एक दो हाई स्कूल हो गया, जिसको अपग्रेड करके। तो ये आवाज़ उठाने की वजह से भी इसमें किया गया। डिग्री कॉलेज की भी हम लोगों ने मांग की थी, तो विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज भी बनने जा रहा है, जो आप लोग के संज्ञान में होगा। सर, सरकारी स्कूलों की जहाँ तक बात है तो देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में भी वही हाल है जैसे कि सरकारी अस्पतालों का है, कि बिल्डिंग तो खड़ी हैं, टीचर्स की कमी है, और जहाँ टीचर्स की कमी ना हो वहाँ भी टीचर्स की लापरवाही काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आज पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल होने के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में डालना पसंद करते हैं। इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, माननीय तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले वही काम किया। उन्होंने जो वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे बिहार में, तो उनकी बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं बन पाई, लेकिन जब गठबंधन में 17 महीने की हुकूमत उनके ज़िम्मे आई तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने के काम किया। ख़ासतौर से उन लड़कों को जो हमारे बेरोज़गार थे, इधर उधर फिर रहे थे, और उनको देने का काम किया। उसके वजह से भी आज कल के मुकाबले में आज तकरीबन सभी स्कूल में कुछ ना कुछ टीचर है, और एजुकेशन स्तर भी बढ़ा है पहले के मुकाबले। पहले तो पढ़ाई नहीं होती थी, ना बच्चे आते थे ना जाते थे। अब तो पाबंदी के साथ बच्चे स्कूल में जा भी रहे हैं, और अब बेहतर भी हो रहा है। और मज़ीद हम लोग की ये है कि भाई यहाँ बहाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर यहाँ पर आएँ। और अब तक ट्रांसफ़र का मामला हो, हालांकि बहुत सारे टीचर जो थे अब ट्रांसफ़र की वजह से सब अपने अपने क्षेत्र में चले गए, तो कुछ यहाँ आने का काम किया। हम लोगों ने इसमें भी बात की कि भाई ऐसा नहीं हो कि कोई स्कूल खाली रहे, जहाँ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर भेजें। और जब ब्लॉक से ये हुआ, बहाली काउंसलिंग हुआ, हमने हमेशा डीओ को भी और बीडीओ को भी मैंने कहा कि फ़ला स्कूल जहाँ मेरे जहन में जब लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे स्कूल में टीचर भेजने का काम कीजिए, हमने इसी तरह यहाँ जरजुल्ला स्कूल में किया। आपका क्या बोलते हैं, ये बंदरझूला स्कूल में भेजने का काम किया। और अब तो तुम लोग यहाँ कौन सा गांव भाई, ये तरवाल बंदा, वहाँ भेजने का काम किया। इसी तरह आठगाछी में भेजने का काम किया। दिगल बैंक की तरफ टप्पू स्कूल में भी भेजने का काम किया। जहाँ जहाँ भी लोगों की शिकायतें आई, वहाँ जैसे ही यहाँ बहाली हुई तो मैंने सीधे कहा कि इनकी बहाली आप उस स्कूल में कर दीजिए। तो हमसे जो बन पड़ा, जो हो सका, हमने कोशिश की और भेजने का काम किया। सर, ठाकुरगंज में देखा जाए तो पूरे किशनगंज में बिजली का समस्या है। ठाकुरगंज में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे आपका लोहागढ़ा है, दोगिरजा है, इसी तरीके से ऐसे इलाकों में बिजली की काफ़ी समस्या रही हैं और कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में आपने बिजली विभाग के खिलाफ कोई एक्शन लिया अब तक? देखिए, पिछले दिनों कई मीटिंगें हुई, हम लोगों ने बुलाकर उनके साथ मीटिंग की, और विधानसभा में इन मुद्दों को हमने उठाया। और विधानसभा में एक बहुत गर्मा गर्म, हम क्या सभी विधायकों ने, सभी हमारे माननीय तेजस्वी जी ने भी खुद गर्म होकर के सामने बिजली विभाग मंत्री भी बैठे हुए, तो उनसे भी कहा गया, सारी चीज़ें थी। बल्कि आप क्या कहिएगा, ऐसे आदमी को जो 80-85 साल की उम्र के हैं, उनको बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे लोग क्या पढ़े, वो तो अपने ही स्वास्थ्य, अपने ही सेहत के बारे में नहीं उनको ख्याल है, तो वो क्या मालूम करेंगे कहाँ क्या चल रहा नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहा कि भाई ऐसे आदमी के हाथ में बिजली विभाग दीजिए, जो यंग हो, नौजवान हो, जो हर जगह वाच कर सके, हर जगह जहाँ जो कमी है उसको पूर्ति कर सके, उसको ये कर सके। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और पिछले दिनों तो कुछ बीच में ठीक भी हुआ था, लेकिन फिर अभी जब से माननीय नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री का ऐलान किया, तब से तो मुझे लग रहा है कि वो 125 रुपये यूनिट फ्री क्या करेंगे, उसको भरपाई करने के लिए वो बिजली अब आधे दिन तक बिजली काट देते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे बिजली गुल करने का काम कर रहे हैं। अभी 5 दिन का विधानसभा, इसमें भी ये मुद्दा आया, इसमें भी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाने की हम लोगों ने कोशिश की। सर, जो ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो आप पे भी ऐसे इल्ज़ाम और आरोप हैं कि आप
पब्लिक से मिलते जुलते कम हैं, पब्लिक जब आपसे ज़रूरत के वक्त संपर्क करती है, पब्लिक आपसे करना चाहती है, ऐसी स्थिति में आपका रिस्पांस नहीं आता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे कि भाई पहले दिन से जब से मैं यहाँ जीत करके आया हूँ, मैंने ही लोगों को जागरूक किया। और भी इससे पहले जो मेले होते थे वो कहाँ घूमते थे फील्ड में। हम शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो हम यहाँ घर पे हों और पूरा दिन हमने यहाँ बिताया हो, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। हम हर दिन निकलते हैं। अब चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अब थोड़ा यहाँ मिजाज भी हमारे यहाँ लोगों का है। अब आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहाँ आए, वही मेरे अगर दूसरे भाई उनसे मुलाकात नहीं हुआ कि नहीं, वो तो आए ही नहीं। एक तकिया कलाम भी यहाँ के लोगों का है, हर जगह इसका सामना भी हमको करना पड़ता है। तो जागरूक तो करने का काम, पब्लिक के बीच में जाने का काम अगर किसी ने किया तो सबसे ज़्यादा मैंने ही किया है। अब लोग कुछ भी बोलें, लोग मुखालिफिन तो कुछ भी बोलेंगे, उनको तो कोई कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ ना कुछ इशू चाहिए, तो इशू को उठाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात बेबुनियाद है। आप हर इलाके में जाके देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा यहाँ से विधानसभा गए तो वहाँ मीटिंग वगैरह अटेंड करके सीधे क्षेत्र आते हैं। सुबह 10-11 बजे तक घर पे होते हैं, उसके बाद फिर हम फील्ड निकल जाते हैं। तो फील्ड जो निकल जाते हैं तो हम किसी के यहाँ जाकर के कोई मेहमानी नहीं कर रहे हैं ना, चौक चौराहे में बैठ रहे हैं, कोई गाँव में बैठ रहे हैं, जहाँ जैसे जैसे लोगों का जो समझ, हम जैसा हम ही वो हैं कि जो हर जगह अपना मोहर तक सब कुछ साथ लेके चलते हैं कि ताकि ऑन द स्पॉट किसी को जो ज़रूरत हो तो हम वहीं साइन करके मोहर मार करके उनको देते हैं, उनको घर बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि मुझे अब शायद ही होगा कि आधार कार्ड वगैरह किसी का रह गया हो, वरना लाखों लोगों का आधार कार्ड नहीं बना था। और हम जहाँ गए सीधे अपना मोड़ लगे, वहाँ लोगों के बीच वहीं से बैठने का काम किया। घर की बात तो हम बिला वजह क्यों घर किसी को बुलाएंगे, आदमी आएगा, खर्च है, फिर इतनी दूर आएगा, हर आदमी आ नहीं सकता है। तो हम तो फिल्मी हमेशा रहने का काम किए हैं। अब लोगों का कहना है, लोग क्या कह रहे हैं, तो उसको तो किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकते, किसी ज़बान को तो रोक नहीं सकते हम। सर, आपके क्षेत्र में एक जैसे सड़क और पुल पुलिया को लेकर अगर बात हो तो आपके क्षेत्र में एक पंचायत है दल्ले गाँव, कोई पंचायत है क्षेत्र आपके क्षेत्र में ठाकुरगंज में, उनकी कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो बिल्कुल कटा हुआ है। वो पुल का वहाँ बंदोबस्त अब तक नहीं हो पाया है। वहाँ की आबादी इतनी है, उसके बावजूद वहाँ के लिए अभी तक या आप या इससे पहले पूर्व जो विधायक थे उन लोगों की तरफ से भी शायद कोई पहल नहीं हुई। तो आपने उसके ताल्लुक से कोई पहल की? देखिए, ये पुल तो आज़ादी से नहीं बना था। हम जब जीत करके आए तो वहाँ के लोगों को एक उम्मीद जगी और उस उम्मीद में काफ़ी हद तक हम खड़े भी हुए कि पुल पूरा बनाने का हम काम किए। पुल तो बनकर तैयार हो गया, वो अप्रोच बनना था। तो अब ठेकेदार जब काम करता है तो आगे पीछे काम में होता है। तो बरसात आने की वजह से वो अप्रोच नहीं बन पाया। पिछले साल की बात है कि बरसात आने की वजह से अप्रोच नहीं बन पाया। अप्रोच नहीं बनने की वजह से जो नदी थी, वहाँ एक नदी जो नेपाल से आती है, और वो अप्रोच की जगह वो नदी फंस गई। हमारे यहाँ आमतौर से ऐसा होता है। इस तरह खारी पुल वगैरह भी आपने देखा होगा, मेरे वालिद साहब खारी पुल बना करके तैयार कर दिए। अब अप्रोच बनना था, अचानक सैलाब का मौसम आया, बरसात का मौसम आया, और वो जो अप्रोच की जगह नदी उधर ही भागी। तो यही हाल वहाँ का भी है कि जो अप्रोच की जगह थी तो उसमें अब नदी बह रही है। तो उसके बाद भी मैंने पिछले सेशन में विधानसभा में आवाज़ उठाई, मंत्री से मेरी बहस भी हुई और मैंने कहा कि वहाँ 2 स्पेन, चूँकि अब वो अप्रोच से काम नहीं चलेगा, जो नदी बह रही है तो वहाँ 2 स्पेन पुल पाया लगेगा, उसके बाद फिर अप्रोच होगा। तो वो मैंने पास भी करा दिया है। उसका सारा DPR वगैरह सारा कुछ तैयार हो गया। पिछले दिनों टीम भी आई, वहाँ के लोग भी जान रहे हैं सब चीज़। अभी 4-5 दिन पहले भी टीम गई थी मिट्टी को चेक करने के लिए कि मिट्टी की नरम कितना अच्छा है, उनको बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारा कुछ रेडी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बरसात के बाद मुझे लग रहा है कि उसका काम भी शुरू हो जाएगा, तो वो 2 स्पेन बन जाएगा तो फिर वो चालू हो जाएगा। बाकी दल्ले गांव की बात करेंगे तो वहाँ तो कोई सड़क ही नहीं थी। मेरे रीजन में जितनी भी सड़कें, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सारी सड़कें मेरे रीजन में बनाए। वहाँ मदरसे में बाउंड्री नहीं था, मैंने बाउंड्री देने का काम किया। तो मैंने बहुत सारा काम किया वहाँ पर। अभी परसों भी हम गए थे, वहाँ एक साहब इंतकाल कर गए थे, तो वहाँ वही इसके बारे में था। तो मैंने उन लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, वो तो हो चुका है। आप लोग भी देख सकते हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी 2-3 दिन पहले टीम भी आई थी और वो लोग मिट्टी वगैरह चेक करके गए हैं। तो मैंने कहा चूँकि अभी बरसात का टाइम है, सैलाब का अभी टाइम है, तो अभी तो नहीं होगा। बरसात के बाद बाकी जो बचा हुआ है वो काम पूरा हो जाएगा। सर, पुलिस स्टेशनों का क्या हाल है? यहाँ खबर आ रही है बहुत जगह से कि पुलिस स्टेशनों में आज भी वही लूटमार, किसी भी शिकायत को लेकर जाते हैं तो पैसे की मांग, इस तरह की शिकायत आ रही हैं। पुलिस स्टेशनों के ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, जब से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गठबंधन अलायंस करके हुकूमत कर रहे हैं, तब से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया। इसी के खिलाफ तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, हम सब लोग सारे विधायक लड़ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार और ये जो इतना लूट खसोट की राजनीति चल रही है,
ये इसका कार्यकाल में माननीय नीतीश जी के इसमें, और हम लोगों ने बाज़ाब्ता विधानसभा हंगामा के आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री को सामने हम लोगों ने भ्रष्टाचारियों के बारे में बताया, और भ्रष्टाचार कहाँ क्या हो रहा है उनको हम लोगों ने लड़काने की कोशिश की। अब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी क्या किस इसमें हमको समझ से बाहर है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या एक्शन ले रहे हैं उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सब मिलजुल कर ये कह दीजिए कि आज जो ऑफिसरान का है वो बिल्कुल अफसरशाही बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी के ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ पिछले दिनों ने उठाया, तो माननीय तेजस्वी जी उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये सब ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो हम लोग जब थे तो जब जैसे ही जो करते थे फट से उसके एक्शन भी लिया जाता था। अब हम लोग की बात सुन करके अनसुनी किया जा रहा है। सर, आप जिस क्षेत्र से हैं सीमावर्ती इलाका है ये, ठाकुरगंज बहादुरगंज नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और इस वजह से यहाँ नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो नशीली पदार्थ जो यहाँ आ रहा है उसको लाने में सहयोग किसका है? यहाँ के लोगों को वो सामान कैसे मुहैया कराया जाता है? ऐसे लोगों के ताल्लुक से या ऐसे नशे के कारोबारियों के ताल्लुक से क्या कभी आपने ठोस कदम उठाई? देखिए, पिछले दिनों काफ़ी इसका रहा। मैंने एसपी साहब से मीटिंग करके इस बारे में उनको अवगत कराया। उसके अलावा सारे थानों को हमने अलर्ट कर रखा है। आप देखिए ज़ियापुर थाना में हो, चूँकि आमतौर से ज़ियापुर थाना हो गया, आपका कोरोबारी हो गया, ये सब थाने जो बॉर्डर से ये होते हैं। अब ये जो लोग भी कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, चूँकि पिछले दिनों डायरेक्टली जो उसका सरगना है वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग जब सामने आया, कुछ लोग पकड़े भी गए। यहाँ बंदरजोला पंचायत में कुछ लोग पकड़े भी गए, तो उनको जेल भेजने का काम भी किया गया, और इस पर हार्ड एंड फास्ट हम लोग भी एक्शन ले रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाकर के जागरूक कर रहे हैं, खासकर उनके गार्जियनों को, कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाइए, क्योंकि आपका बच्चा नशेड़ी हो जाएगा तो वो सबसे पहले आपको बर्बाद करेगा। और किसी हद तक कुछ लोग बर्बाद हुए भी यहाँ पर। तो हम लोग का पूरा मौक़िफ़ रहता है कि ख़ासतौर पर इस इलाके में ऐसी चीज़ें ना हो। अब जो लोग भी कर रहे हैं, मेन जो सरगना है वो अगर पकड़ा जाता है तो फिर तब पूरी गुत्थी सुलझेगी और खुल करके सामने बात आएगी। सर, आने वाले विधानसभा को लेकर के आपकी पार्टी के क्या ट्रेजेडी है और यहाँ के लोगों को क्या उम्मीद दिलाना चाहते हैं? देखिए, माननीय तेजस्वी जी अगर आने वाले इसमें उनको मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी हुकूमत बनती है, तो यंग आदमी है, काम करने वाले आदमी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, और हॉस्पिटलों को भी ठीक ठाक किया। तो वो बनेंगे तो बिल्कुल बिहार बाहर हो जाएगा, चूँकि बहुत सारी कंपनियों से उनका टैग है। जो हमारे बेरोज़गार लोग जो दिल्ली पंजाब जाकर खटते हैं, ऐसे लोगों का वो इंतज़ाम यहाँ खुद करने की उनकी सोच है, वो ये करेंगे। उसके अलावा उन्होंने यहाँ खुला ऐलान किया कि नौकरियों की, और आप लोग जान रहे हैं कि नौकरी तेजस्वी है तो नौकरी है। पिछले दिनों भी आपने देखा, और आगे भी वो नौकरी देने का यहाँ से जो हमारे पढ़ा लिखा तबका जो बेरोज़गार अभी तक नौकरियों में नहीं जा पाए हैं, इंशाल्लाह उनको नौकरी देने का काम करेंगे। उसके अलावा हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हम लोग आवाम उन्नास के लिए कर सकते हैं, तो 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हम लोग करेंगे अगर हमारी हुकूमत बनती है। उसके अलावा जो हमारी माई बहन मान योजना जो के तहत जो हमारी माँ बहनें हैं जो बिल्कुल निहत्ते कमज़ोर हैं, उनको कहीं से कोई उनका रोज़गार नहीं है, ऐसे लोगों को 2500 रुपये देने का पर मंथ ये काम करेंगे। इसी तरह पेंशन अभी 400 साढ़े 400 कितना मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ऐलान किया हो कि 1500 उसको बढ़ाकर करेंगे। हालांकि हम लोग के ऐलान के बाद नीतीश जी ने अभी 1100 का ऐलान किया है, और इसी तरह हाँ कुछ लोगों को मिला भी है। और इसी तरह भी बिजली का भी उन्होंने हम लोग का तो 200 यूनिट हम लोगों ने किया, तो उन्होंने 125 यूनिट का ऐलान किया। अरे करते तो 200 ही कर देते, और वो करके। और अभी विधानसभा में मज़े की बात यह है कि जो बिजली विभाग के मंत्री हैं वो इससे खुश नहीं हैं। अभी इसको उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये 125 यूनिट दी जाए या ना दी जाए, चूँकि उनकी अभी उनके तरफ से अभी ऐलान नहीं हुआ है। भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ। इसी तरह जो बिहार की जो तरक्की जो हो सकती है, उसके लिए हमेशा कोशिश हमारे माननीय अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो करने का काम करेंगे।
सर आपकी जो पार्टी है आरजेडी कुछ और दलों के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है, इंडिया गठबंधन। इसमें अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, उनकी तरफ से भी एक लेटर आपकी पार्टी के आला कमान को सौंपा गया था इंडिया गठबंधन में शमूलियत के लिए। तो ऐसे में आपकी पार्टी के आला कमान ने इनकार कर दिया। तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल ना करना मुसलमानों की सियासत को कमज़ोर करने के मतलब नहीं है? देखिए, मुसलमानों की सियासत को कमज़ोर करने वाली बात नहीं है। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने लेटर दिया, और जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने लेटर दिया, सोशल मीडिया पे भी इसको वायरल किया गया है लेटर पे। हाँ, किया गया होगा, लेकिन हमारी पार्टी उस तरह की नहीं। जब और पार्टियों को ले सकती तो उस पार्टी को भी क्यों नहीं ले सकती। लेकिन ये है कि उन्होंने शायद, हम भी जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया में ये किया था, इसी तरह हम लोग भी है कि वो शराइत के साथ आना चाह रहे थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो आरजेडी के साथ विलीन है, तो वो शर्तों के साथ हमारे पास नहीं आई। अब ये शर्त लगा रहे हैं कि जो सीमांचल के ख़ास तौर से हम लोग की किशन की जो सीटें हैं वो हमको चाहिए। तो इस तरह शर्त लगाकर कोई आएगा तो कोई भी किसी को, जब ऑलरेडी उनकी पार्टी के यहाँ पर MLAs हैं तो कैसे उनको हटा करके वो आपको सीट देंगे। तो ये भी बुनियादी मकसद ये है कि उनका एक लोगों में भ्रम फैलाने वाली बात है, लोगों को एक मैसेज देना, गलत मैसेज वो लोगों को ये दे रहे हैं कि हम तो इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें इत्तेहाद में नहीं लिया जा रहा है। तो जब आप शर्तों के साथ आएंगे तो कोई भी आपको नहीं लेगा। अब बिला शर्त आइए ना भाई, अगर आपको इतना ही है, अभी आपकी पार्टी हैदराबाद में ही फुलफिल नहीं है, आप वहाँ 6-7 सीट वर्षों से ही जीत रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हर आदमी को अपने स्टेट में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, और आज के हालात के हिसाब से अभी आपकी पार्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप यहाँ सपोर्ट कीजिए। कैंडिडेट आप खड़ा करने की मुझे नहीं उचित लग रहा कि जबकि पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा, यूपी इलेक्शन देखा, गुजरात इलेक्शन देखा, क्या हुआ वहाँ गठबंधन को हार हुई। कैसे हार हुई कि उनके वहाँ यूपी में तकरीबन 38 सीटों में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और 32 सीटों में ऐसा हमारा गठबंधन के जो है वो कैंडिडेट हार गए, कहीं 2000 से, कहीं 2500 से, कहीं 1800 से, कहीं 3000 से। और वहाँ पर इनका कैंडिडेट 4000, 5000, 3000 वोट लाने का काम किया। तो किसका वोट लिया? माइनॉरिटीज़ का ही वोट लिया। तो अभी अगर आप इतना ही चाह रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात अच्छे हों, बेहतर हो, और ये नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत से मुक्ति हो, तो उसके लिए आपको बरसर इक़्तिदार खड़ा होना होगा। खड़े होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैंडिडेट देकर के वोट काटने का काम करें, बल्कि आप सपोर्ट करें, समर्थन करें हर तरह से। फिर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको भी किया जाएगा। लेकिन कोई भी किसी पार्टी को शर्त के साथ कोई भी नहीं लेता है। शर्त तो ठीक है, आप जीत आएंगे और पार्टी की तरफ से निर्णय होगा कहाँ सीट आपको देनी है नहीं देनी है, वो पार्टी का बैठ कर मीटिंग होती है, उसका फैसला होता है। पहले ही आप शर्त के साथ आएंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से उनको नहीं लिया गया। क्या आरजेडी को कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात का डर था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर शामिल कर लिया जाए तो उसका जो वोट बैंक है उस पर कहीं असर पड़ जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात होगी। देखिए, आप ये है कि ऊपर की सियासत है, और मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की, और ये डायरेक्टली आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारे यहाँ ही 10 सीटों से हम लोग चूक गए। 10 सीटों की वजह से आज हम लोग इतने परेशान हैं, इलाके में बेरोज़गारी है, सारा कुछ है। आज वो 10 सीट अगर हम लोग को आ गई होती तो आज हमारी हुकूमत होती, तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। पिछले इलेक्शन में तो उनकी तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, कुछ सीटों पे लड़े, उसमें से 5 सीट निकाले, तो उनका तो प्रदर्शन अच्छा रहा पिछले इलेक्शन में। 5 सीट आई, लेकिन बाकी सीटों पे तो हराने का काम किया ना, मतलब बाकी सीटों में तो हराने का ही इन्होंने काम किया। अब अगर वो कह रहे हैं कि बाकी सीटों को उनको हराने के लिए आपने काम किया है आरजेडी ने। आरजेडी तो कोई आज नहीं, कोई पार्टी तो है ही नहीं, वो तो पहले से लड़ी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी है, कल भी थी। तो लेकिन जिन सीटों में उनकी हार हुई है उनमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से हार नहीं हुई है। तो वही ना, मतलब जो वहाँ क्या हुआ कि जो सेकुलर पार्टियाँ जो होती, जैसे गठबंधन की सबके साथ गठबंधन था, उनका गठबंधन नहीं था, तो उसी वजह से ना मतलब हुआ कि भाई वहीं 2000, 4000, 5000 वोट लाने का काम किया उनका कैंडिडेट, और वहाँ गठबंधन की सीट नहीं निकल पाई, गठबंधन का कैंडिडेट हार गया। तेजस्वी यादव जी का एक लगातार एक नारा आ रहा है, संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ आप इंडिया गठबंधन जो है चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी पार्टियों को जो एक अलग अलग जगहों पे खास करके जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कहें तो सीमांचल में उसका अच्छा खासा उनका वोटर्स भी हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टियों को दूर रखना क्या उनके संविधान बचाओ नारे के खिलाफ नहीं है? नहीं, वो तो जो भी इसके साथ आए
और संविधान सबकी दायित्व बनता है, सारे लोगों की दायित्व बनता है, हर पार्टी की बनता है कि संविधान की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है करना भी चाहिए। कोई उसको हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और MIM ठीक है, पिछले दिनों कुछ सीटें उनकी आई और उसकी वजूहत भी थी। आपने देखा होगा कि भाई हमारे बहादुरगंज सीट हर कोई चाह रहा था कि कैंडिडेट ABCD आप किसी को लूला लंगड़ा किसी को भी दे दीजिए, जो मौजूदा MLA है उसको आप ना दीजिए। अगर वहाँ कैंडिडेट चेंज होता तो वो सीट MIM के खाते में नहीं जाती। इसी तरह आप अमोर की सीट ले लीजिए, अमोर में मस्तान साहब थे, उनके खिलाफ वहाँ की आवाम पहले से थी और वहाँ के लोगों ने कहा कि ABCD आप किसी को लूला लंगड़ा किसी को भी आप दे दीजिए, कांग्रेस का टिकट मस्तान साहब को नहीं दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने फिर वही मस्तान साहब को देने का काम किया, जिसकी वजह से फिर वहाँ MIM उभर करके आया। तो इस तरह मेरे ख्याल से सब जहाँ जहाँ भी उनके कैंडिडेट आए तो उसी का फ़ायदा उनको वहाँ मिला। और अगर कैंडिडेट चेंज होता तो सीट नहीं आती। तो उस वक्त लहर का मसला नहीं था, मसला ये था वही लोग थे, वो कांग्रेसी थे, वो RJD के ही लोग थे। लेकिन एक गुस्सा कह लीजिए और एक आवाम की बात ना मानने की वजह से ये कांग्रेस को ये इसका नतीजा भुगतना पड़ा। सर, आपका MLA बनने का तकरीबन 4 साल हो रहा है, इसमें क्या उपलब्धियां आपने अभी तक हासिल की? यहाँ के लोगों को किन किन चीज़ों की सौगात अभी तक आपने दे दिया? देखिए, जब हम 2000 नवंबर में जीत करके आए तो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ मुझे जिताया था उसमें मुझे मुकम्मल कामयाबी मिली। मैंने लोगों से ये कहा था कि अगर मैं जीतता हूँ, कामयाबी मिलती है, तो मेरे वालिद साहब चूँकि इससे पहले 9 साल MP रहे, तो मैंने लोगों से कहा था कि उनके जो अधूरे काम है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे उनका जो अधूरे काम ही नहीं बल्कि उसके अलावा मज़ीद हमने वो सारे काम पूरे किए। 2017 में जितने फ्लड में जितने पुल ध्वस्त हुए थे जो अब तक नहीं बना था, हमने वो सारे पुल बनाने का काम किया। उसके अलावा भी बहुत सारे पुल, तकरीबन 76 पुल बनाने का काम किया। उसके अलावा जो इलाके में है तकरीबन 300 के करीब सड़कें वो बनाने का काम किया, जो मुख्यमंत्री फंड से, नाबार्ड से, इस तरह का काम किया। मुझे लग रहा है कि अब कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पर जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड है, वो ना हुआ हो। वो सारा आज़ादी से अब तक बहुत सारे रोड थे, मोहमारी रोड, इसी तरह घेगा टोली मीराबिटा रोड और इस तरह के बहुत सारे रोड थे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे रोड थे जो अब तक नहीं बना था। लोग परेशान थे और जिस उम्मीद पर हमको जिताया था कि इनको जिताएंगे तो ये इन रोडों को बनाने का काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे रोड बन गए। उसके अलावा इलाके में जो 4 सबसे बड़ी उपलब्धियाँ जो बहुत ही यहाँ के लिए समझिए कि एक मकसद की तरह था कि वो काम होना बहुत ज़रूरी था, जो आज तक इससे पहले नहीं हो रहा था। मेरे वाले साहब ने भी अपने ज़माने में कोशिश की थी लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उनको कोशिश किया कि जैसे आप बस्ता कोला वगैरह वहाँ से किशनगंज जाने के लिए तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर रास्ता तय करके उनको जाना पड़ता है। अब वहाँ एक पेशेंट हो जाए, एक डिलीवरी पेशेंट हो जाए तो उनका जाना नामुमकिन ही होता था। रास्ते में तो डिलीवरी हो जाती थी या पेशेंट मर जाता था। तो ये कैफियत थी। तो वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि भाई यहाँ एक महानंदा नदी में अगर पुल हो जाता है तो सीधे 20 किलोमीटर हम लोगों का किशनगंज का रास्ता हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की, मैंने वहाँ के लोगों से मैंने कहा कि धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। मैं अपनी हुकूमत में जो दौरे हुकूमत में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर धरना प्रदर्शन में बैठा। उसके अलावा नीतीश जी के हुकूमत में भी जाकर धरना प्रदर्शन में बैठा। उसकी कामयाबी मिल गई। वो पुल आज बन रहा है, तकरीबन उसके पाए तकमील में है, ख़त्म होने को है और मुझे लग रहा है कि 2025 के एंड ने तो 2026 के शुरू में वो पुल चालू भी हो जाएगा। एक सबसे बड़ा काम जो हुआ, जो तकरीबन 66 करोड़ के लागत से वो पुल बन रहा है। दूसरा बड़ा काम, यहाँ पिछले 20 सालों से ठाकुरगंज में एक पावर ग्रिड की ज़रूरत थी, क्योंकि बिजली का समस्या अभी आपने क्वेश्चन किया कि बिजली की समस्या, तो मैंने कहा कि भाई चूँकि किशनगंज से लाइट आती है और जब लाइट की दूरी होती है तो ऑटोमेटिकली बिजली डिम हो जाता है, वोल्टेज वगैरह के लो होने का ख़तरा हमेशा रहता है। तो पिछले 20 सालों से यहाँ के लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर हो, लेकिन हमारे पिछले दिनों जो गणमान्य लोग थे, मेरे वालिद साहब ने इसके लिए कोशिश की लेकिन वो कामयाबी उनको भी नहीं मिल पाई। जो ज़मीन वहाँ पर गवर्नमेंट की ऑलरेडी ज़मीन थी, लेकिन ये लोग वहाँ पर ये कहते थे कि भाई यहाँ पक्षियाँ बैठती हैं, पक्षियाँ आकर के ये करती हैं, तो ये सब कहा करके एक्सक्यूज़ दे करके उस जगह पर पावर ग्रिड बनने का काम होने नहीं दे रहा था। चूँकि इन लोगों ने अपनी ज़ाती ज़मीन ली थी। अभी कुछ देर पहले जिसका नाम दे रहे थे, ऐसे लोग भी नहीं बनने देने का काम भी कर रहे थे, बार पटना जा कर के वहाँ रोकने का काम कर रहे थे, चूँकि वो लोग अपनी ज़मीन बेचने का काम करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे काम मसला हल नहीं होगा। मैंने DM साहब से, उस वक्त डॉक्टर आदित्य प्रकाश DM थे, मैंने उनसे कहा कि आपकी क्या मंशा है, क्या आप चाह रहे हैं कि पावर ग्रिड ठाकुरगंज को मिले या तो वहाँ पर हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो।
तो कहा कि बिल्कुल आप इसमें पहल कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम पटना गए, वहाँ मिले, तो वहाँ से मुझसे कहा गया कि भाई डीएम की अनुमति चाहिए उसमें, तो एक लेटर वहाँ से आप भिजवाइए और हम लोग यहाँ से करने का काम करेंगे। हमने उससे सारी बातें कही और उसी वक्त 10 मिनट के अंदर मैंने वहीं से डीएम साहब को फ़ोन किया और उन्होंने 10 मिनट के अंदर लेटर भेज दिया और 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार मुतयन हुआ और वो पावर ग्रिड आज बनकर तैयार भी हो गया। तैयार ही नहीं हुआ, पावर ग्रिड चालू भी हो गया है, चूँकि ठाकुरगंज नगर को उसी से बिजली सप्लाई हो रही है। चूँकि मेन टावर से अभी जोड़ा नहीं गया है, जब जिससे जुड़ जाएगा तो फिर पूरे इलाके को, पूरे ठाकुरगंज विधानसभा को उससे फ़ायदा होगा। तो दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई। तीसरा, महानंदा पुल जो लोहे का पुल खरना के पास ठाकुरगंज से जब किशनगंज आप निकलते हैं तो 3 किलोमीटर दूरी पर एक लोहे का पुल है जो सिंगल है। उधर गाड़ी रुक जाती है, इधर की गाड़ी आती है, इधर रुक जाती है, उधर की गाड़ी आती है, उसके लिए लोग परेशान थे। तो उस पुल को भी बनाने का काम मैंने किया और आज वो पुल बन रहा है। उसके भी 2-3 पाए बन गए हैं और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर वो पुल बनकर तैयार भी हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुआ कि ठाकुरगंज नगर में काफ़ी भीड़ रहती है, जाम की स्थिति बनी रहती है हमेशा। तो वहाँ के लोगों ने डिमांड किया था कि भाई बाईपास अगर बन गया होता, हालांकि उसका प्रपोज़ल भी है, जगह भी चिन्हित है, तो उसके लिए हमने कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री को पटना में जाकर मैंने लेटर दिया, यहाँ भी वो उनका दौरा था तो उसमें भी मैंने दिया। उन्होंने हमसे एक तरह से हाँ में कहा कि नहीं, इसको हम लोग करवाएंगे और यहाँ से जाने के बाद ही मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमति दे दी। उसका भी सब कुछ तैयार हो गया है और वो भी इंशाल्लाह बाईपास जल्द बनने का काम होगा। तो ये 4 बड़ी उपलब्धि इस इलाके के लिए। बाकी तो रोडों का, सड़कों का, पुल पुलिया, इनका तो मैंने जाल बिछाया है। हमसे बेहतर आप लोग बताएंगे, चूँकि आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, तो आप लोग से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है। तो आने वाले विधानसभा को लेकर के अपनी आवाम को, अपने विधानसभा क्षेत्र के आवाम को क्या मैसेज देंगे? हम आवाम को ये मैसेज देंगे कि भाई देखिए, आप लोग अपने वोट ख़राब ना करें। चूँकि गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारे रोज़गार, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। क्योंकि पिछले 20 सालों से एक छोटी सी हम मिसाल देंगे कि आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसका वैल्यू भी 15 साल ही रहता है। 15 साल के वो गाड़ी भी ख़त्म हो जाती है, रिटायर हो जाता है, उसको चलने की अनुमति 15 साल के बाद नहीं दिया जाता है। तो उसी तरह 20 साल 21 साल से सरकार चल रही है, ना कहीं पर इनकी नज़र है, ना कुछ उपलब्धियां हैं। कुछ काम हुए, लेकिन जो काम यहाँ मेन होना चाहिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या नदी कटाव का है। अब अफसोस की बात है कि इस मरतबा इन्होंने नदी कटाव में फंड ही नहीं दिया। हम बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ के 2-3 पॉइंट का हम लिए, लेकिन पूरे इलाके में इस मद में, जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ हम लोग नदी कटाव का समस्या रहता है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है और यहाँ इसके बाद इस मद में फंड ही नहीं आपने दिया। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि भाई एनडीए सरकार को हटाइए और गठबंधन की सरकार को लाइए, और अगर तभी जा कर के यहाँ पर विकास का काम धड़ल्ले से तेज़ी के साथ होगा और यहाँ हर तरह की सुविधा मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।